नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व इस वक्त एक त्रासदी से गुजर रहा है। हिंदुस्तान की कुछ सशक्त महिलाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। किस प्रकार ये महिलाएं न केवल समाज बल्कि परिवार को भी सुदृढ़ता से इस मुश्किल घड़ी में बांधे हुए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज ऐसी ही दो सशक्त महिलाएं हैं। एक समाज में नन्हे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला रही हैं और दूसरी अपने व्यवसाय से किस तरह से सुदृढ़ता को बढ़ा रही हैं और समाज को आगे ले जाने की भरसक कोशिश कर रही हैं। इस बारे में आज हम मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी समाज सेविका अनीता जैन जी का। अनीता जी बाल कल्याण पर लगी हैं और छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कोशिश करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। नमस्ते जी। और अगली जो हमारी मेहमान हैं उनका स्वागत करना चाहूँगी मोनिका जौहर जी, जो कि एक व्यावसायिक जो व्यवसाय संभालती हैं और साथ ही जो समाज में सुदृढ़ महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका भी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि सुदृढ़ महिलाएं जो हैं वो सुदृढ़ समाज और परिवार का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अनीता जी से, हम बात करते हैं। अनीता जी, ये एनजीओ जो आप बच्चों को लेकर चला रही हैं, इसको मतलब इसका क्या जो है तात्पर्य है और क्या इसमें आप कार्य जो है कर रही हैं? जो मेरा तात्पर्य है, जो बच्चे हैं जो स्लम में, मैं मोस्टली मेरा काम स्लम में रहता है, क्योंकि ये बच्चे एक मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, हमारे समाज से वो कटे हुए होते हैं या फिर हमारा समाज इन्हें अपनी बराबरी में देखता नहीं है। तो जैसे मैं वहाँ जाती थी स्लम में, तो वहाँ बच्चे यूँ ही घूमते रहते थे। तो उनको मैंने कहा कि पढ़ते नहीं लिखते नहीं। तो फिर मैंने उस दिन से निश्चय किया कि मुझे इनको पढ़ाना है, पढ़ा के इनको स्कूलों में एडमिशन कराना है। तो मैंने वहीं पे ही वहाँ के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। वहाँ पे स्वच्छता की बहुत कमी है, तो उनको स्वच्छ कैसे रखना है, रोज़ नहाना है, ये बता रही हूँ, और हमें समाज में किस तरह रहना है। और इसके अलावा वहाँ पे मैं जो वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वहाँ पे भी उनको बिल्कुल भी साफ़ सफाई का या फिर बिल्कुल अवेयर नहीं है अपनी साफ़ सफाई को लेके। तो वहाँ पे मैं मेडिकल कैंप लगाती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपको ऐसे स्वस्थ रहना है, आपको तकलीफ़ है तो आप बताइए, डॉक्टर के पास जाइए, हम उन्हें दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और वहाँ पे देखते हैं कि एक एक झुग्गी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग ये बताते हैं कि आप परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना है। और इसके अलावा बच्चों का जो है मोटिवेट, हम एक पेड़ के नीचे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वहाँ बच्चे आए, शिक्षा ग्रहण करें और वो समाज में मतलब कि कुछ ना कुछ बने। मतलब मेरा ये कहना है कि वो बहुत सारे बच्चों का भविष्य मैं तय नहीं कर सकती कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम वो एक अच्छा इंसान बन जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। जी, बहुत बहुत खूब काम आप कर रही हैं। और वाकई समाज को इस तरह के जो है प्रयास करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है, ताकि कोई भी अशिक्षित ना रहे, क्योंकि शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही सारी बातें शुरू होती है। शिक्षा से ही वो एक समाज, एक अपना समाज, जब वो एक पढ़ा लिखा समाज कहलाएगा, उन्हें अच्छे बुरे का भेद पता चलेगा, उन्हें ये चीज़ पता चले क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है, हमें कौन सा रास्ते में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। मतलब शॉर्टकट नहीं लेना है, हमें पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनना है। क्या पता वो बड़े होकर डॉक्टर बने, वकील बने, देखो वो उनकी किस्मत है, पर राह दिखाना हमारा फर्ज है। पर एक अच्छा इंसान बने, सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती है कि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने। बहुत खूब अनीता जी। मोनिका जी, आपके पास आऊँगी। व्यवसाय की जब हम बात करते हैं, महिलाएं व्यवसाय में बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो आप ज़रा हमें बताएं कि आपका क्या व्यवसाय है और किस तरह आप मैनेज कर रही हैं चीज़ें। जी, एक्चुअली जैसा आपने कहा कि लेडीज़ रियली बिज़नेस बहुत कम करती हैं, और या ये कहें कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती है फैमिली से, कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी हमारा समाज इस चीज़ को एग्री नहीं करता है कि हम उनकी बराबरी करें। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा था कि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे बिज़नेस करना है, और मेरा प्रोफेशन से मैं बहुत हट के काम कर रही हूँ।
उसके बाद मेरी जब एंकरिंग शुरू हुई, एंकरिंग के बाद आई वाज जस्ट डिसाइडेड कि हाँ मुझे बिज़नेस की करना है, और सिर्फ बिज़नेस ही नहीं करना, एक ऐसा नाम कमाना है, लेडीज़ को ऐसा दिखाना है कि हम सब कुछ कर सकती हैं, ताकि उनको कुछ मोटिवेशन मिले और वो भी हमारे साथ आगे आएँ। जी। तो मेरी शुरुआत यहीं हिसार से हुई। कैंप चौक में हमारा एक छोटा सा मिनी बैंक्वेट है, और उसके साथ साथ मेरी एंकरिंग चलती है, और कुछ मोटिवेशनल इवेंट्स हम करते रहते हैं लेडीज़ को लेके। जी, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा काम आप कर रही हैं। अनीता जी, अगर बात करें एनजीओ की, तो और कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में, जिस वक्त लॉकडाउन था, सब बंद था, तो आपने उन बच्चों तक कैसे अपनी मदद पहुंचाई, और क्या कुछ उन बच्चों को किया? क्योंकि जैसे आपने बात की, स्वच्छता वहाँ बिल्कुल नहीं है, ना वो इस बारे में सोचते, ना बात करते हैं। तो कैसे आपने ये चीज़ें मैनेज की वहाँ पर? जब ये कोरोना आया था, इवन ये जो कोरोना बीमारी है वो बिल्कुल नई थी, मतलब नाम भी नया था, तो हम इसमें सबसे ज़्यादा साफ सफाई के लिए बोला गया कि आपको हाथ धोने हैं, आपको स्वस्थ खाना खाना है, और बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो सडनली हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने कैंप लगाया, उन लोगों को साबुन वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट की, टॉवल डिस्ट्रीब्यूट करे कि आपको बार बार हाथ धोना है, घर से बाहर नहीं जाना है, और अपने बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर रखना है, क्योंकि उस एरिया में जो स्लम एरिया है बेसिकली मतलब वहाँ पे सब ऐसे खुले में ही रहते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो उनको कहा कि आप अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें, उन्हें रोज नहलाएं और धुले हुए कपड़े पहनाएं। सबसे पहले क्या है कि स्वस्थ अगर आप रहोगे और अपने बच्चों को स्वस्थ रखोगे तो ही सही है, क्योंकि बच्चे वो जगह जगह घूम कर आएंगे और फिर वो घर में आते तो देखो पूरा, क्योंकि एक स्लम एरिया है वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। वो सोच रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर ये जो कोरोना है ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो उनको हम बार बार ये समझाते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलो ठीक है कि आप ये सोच रहे हो कि आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो उनको हमने साबुन भी प्रोवाइड की, टाइम टाइम पे जाके खाना भी दिया। जो लेडीज़ सैनिटरी पैड वगैरह है वहाँ पे भी हमने, वो जो प्रवासी मजदूर थे खाना पीना तो सभी संस्थाएं पहुंचा रही थी, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी नो डाउट। तो हमने ये सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि ये हाइजीन के अंदर आता है। हमारा मकसद सिर्फ उनको हाइजीन रहे, खाना पीना भी नो डाउट थोड़ा बहुत दिया, पर ज़्यादा हाइजीन पे हमने ध्यान दिया। बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा कदम है वाकई में। लोग खाने के बारे में सोच लेते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि सैनिटाइजन भी उतनी ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है, ये तो है नहीं कि आपके अंदर हो गई आप ठीक हो गए, आप दूसरे के कांटेक्ट में आते ही ये बीमारी फैल जाएगी। और ये बहुत विकराल रूप, नो डाउट अगर स्लम एरिया में अगर ये बीमारी हो जाती है तो बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी, जो कंट्रोल में ही नहीं आएगी किसी। तो उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। तो हम बार बार जाते उनको जागरूक करते कि नहीं, आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना है, बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाइए आप, मतलब जो आप मिल रहा है वो भी, नहीं तो फिर आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे जरूरी है इस बीमारी के अंदर। बिल्कुल सही बात है आपकी। मोनिका जी, आपसे पूछना चाहूँगी, इस समय में जब ना तो विवाह समारोह हो रहे हैं, ना ही कोई किसी तरह की गैदरिंग को परमिशन है, तो आपका जो व्यवसाय है उसे लॉकडाउन में या अभी भी आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं, और कैसे उस चीज़ को स्टेबल आपने रखा है? जी, आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और मैं ये कहूँगी कि जब लॉकडाउन हुआ तो आई थिंक 95% बहुत लोग जो थे वो डीमोटिवेट हुए कि अब हमारा क्या होगा, हम बिज़नेस कैसे करेंगे। बट नहीं, हमने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। हमने सोचा कि ये हमें टाइम मिला है एक प्लानिंग का। वी जस्ट डिसाइडेड कि हमें अभी जो इसके बाद सपोज़ जो लॉकडाउन है वो 3 मंथ्स रहता है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने बैठ के उसकी प्लानिंग की। उसके बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हुआ कि खुला कि हम लोग कुछ गैदरिंग्स में लाइक कुछ गैदरिंग कर सकते हैं, या हम अपना जो फास्ट फूड है वो सेल कर सकते हैं, बिकॉज हमारा रेस्टोरेंट भी है। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमारे जो वर्कर्स थे उनको सैनिटाइज करवा के और एवरीथिंग उन्हें सिखा के, तो हमने अपना पैक्ड जो फूड था उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया। जो लोग हैं ऑफ कोर्स जो हम घर में बैठे हैं, हम उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपने घर के खाने से, जिन
लोगों को बहुत आदत है कि हमें फास्ट फूड खाना है, तो उनको अगर उनको इच्छा है, मन है, तो दे जस्ट ऑर्डर, और उन्होंने हमसे मंगवाया और हमने उनको कम्प्लीटली फॉलो करके गाइडलाइंस को सैनिटाइजेशन की, तो हमने वो चीज़ की, और जो ये टाइम था उसको पर भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और प्लानिंग्स किए हमने अपनी। जी, तो आपने लगभग लॉकडाउन के समय में स्वाद का थोड़ा सा तड़का लोगों तक पहुंचा दिया। बहुत खूब। अनीता जी, जब हम बात करते हैं एक एनजीओ की, और इस लेवल पे आप काम कर रही हैं, बच्चों तक और महिलाओं तक ऐसी सेवाएं पहुंचा रही हैं, तो अपने आप से सब चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सरकार बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो एनजीओ को देती हैं, तो आप किस तरह की सुविधाएं सरकार से लेती रही हैं या आगे उम्मीद करती हैं? जी, ये कोरोना काल में तो देखो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की है, खाना पहुंचाना और ट्रेनों मजदूरों को ट्रेन पे बैठाना वगैरह, मतलब सरकार अपनी तरफ से जी जान से कोशिश की हुई है। पर मैं ये है तो ये मैं ऐसा लगता है कि ये सब मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे कभी सरकार के ऐसे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो नो डाउट मैं सरकार से लूँगी, बट अभी तो ये मेरे हिसाब से जैसे जैसे मेरे से हो रहा है तो मैं वैसे करे जा रही हूँ। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं अपना कार्य करती जा रही हूँ। बहुत खूब। और एक जो होता है उसके पास टीम वर्क होता है, तो मेरे पास नो डाउट टीम वर्क बहुत अच्छा है, तो हम टीम मेंबर्स मिलके सब कुछ ये मैनेज कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में सरकार ने लॉकडाउन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें की हैं जो कि उस वक्त ज़रूरत थी गरीब लोगों के तक, चाहे खाना हुआ, चाहे राशन हुआ, या कोई भी मूलभूत सुविधाएं हुई। लेकिन ऐसे लोग जब समाज में आगे बढ़ के आते हैं जो अपने सामर्थ्य से भी मदद करते हैं, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है अनीता जी, और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी आपको इस बात के लिए। और ये तो बात हुई समाज की। मोनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्यवसाय संभाला, सब कुछ आपने किया, लोगों तक जो है स्वाद का एक वो पहुँचा दिया आपने, लेकिन अपने परिवार को, क्योंकि एक जो महिला है वो परिवार और समाज दोनों ही चीज़ों को बांधने का काम करती है जी। और ये जो काल है ये बड़ा ही मुश्किल काल था, क्योंकि न केवल फाइनेंशियली लोग परेशान थे बल्कि दिमागी तौर पर भी लोगों को एक टेंशन थी। तो परिवार में भी वैसा माहौल रहा होगा, दिन भर एक कमरे में बैठे रहना बड़ा मुश्किल है। आपने कैसे अपने परिवार को संभाला इस माहौल में? मैं ये कहूँ कि मैंने सिर्फ एक एज अ मदर या एज अ वाइफ नहीं संभाला अपने परिवार को। सुबह हम काम वाली होते थे, दोपहर में हम वाइफ होते हैं, या दिन में कह सकते हैं, ठीक है, हमने एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, काम किया, प्लान किया, और इवनिंग क्लासेस दी बच्चों को। ऑफ कोर्स टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें उनको पढ़ाना था, तो वो पूरा दिन पता ही नहीं चलता था कि कैसे बीत जाता था। और शाम को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमने बहुत इंजॉय किया, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स सब हुआ। तो ये मैं तो ये कहूँगी कि ये बेस्ट टाइम था कि जब हम अपने फैमिली को टाइम देके उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छा फील किया, क्योंकि मैंने आज तक इतना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दिया था। मैंने इस टाइम अपना जो 100% अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को दिया, तो मुझे खुद से बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अब हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की हम कम्प्लीटली हो गए हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, न केवल व्यवसाय के तौर पे बल्कि पारिवारिक तौर पे भी। और जबकि हमारी मेड नहीं है, बिकॉज बहुत मुश्किल, विदाउट मेड काम करना, इट्स लाइक फर्स्ट डे हुआ कि कैसे मैनेज होगा, बट नहीं, वो सबकी सपोर्ट से वो सब मैनेज हो गया। बहुत तो वो बहुत अच्छा तो था। व्यवसाय के टाइम जब आप, ऐसा होता है कि परिवार को उतना समय हम नहीं दे पाते, जब भी हम महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं जी, तो किस तरह के बदलाव आपको महसूस हुए अपने पारिवारिक तौर पे भी? मैंने जैसे बताया है कि एक अलग सी बॉन्डिंग हुई बच्चों के साथ। पहले ऐसे लगता था कि शायद एक फॉर्मेलिटी वाली मदर थी मैं, मुझे जो फील हुआ उसके बाद एक बिल्कुल जो दिल से बच्चों के साथ अटैच होती है, उनका हर चीज़ एक मदर को पता होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें एज अ टीचर क्या सिखाना है, क्या करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग उस पर हुआ। चाहे वो योगा सिखाना था, एक्सरसाइज कराना था, चाहे वो डांस था, चाहे वो स्टडी थी, वो पता ही नहीं चला वो टाइम कैसे बीता, और वो एक बॉन्ड सा बन गया उनके साथ। बहुत खूब। वाकई में
ये समय बहुत मुश्किल था, लेकिन साथ रह के ये समय उतना ही खूबसूरत भी हो गया। अनीता जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, परिवार की बात जब हम कर रहे हैं कि इस समय में जब आप ही सारी जिम्मेदारी उठा रही हैं, समाज को संभालते हुए आप घर में उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन अब जब समय मिला तो आपने उस समय का कैसे सदुपयोग किया? मैं तो ये बताऊंगी कि ये बीमारी इतनी बुरी है और इसने बीमारी ने इतना बुरा दौर दिखाया है। मेरे पास मेरे बच्चों की जिम्मेदारी तो थी, साथ में साथ उन बच्चों की भी जिम्मेदारी थी जो मैं इनको रोज पढ़ाती थी, लिखाती थी। तो उन सब को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग के डेज में मैं थोड़ा सा परेशान हुई। मैं सच कहूँगी कि मैं कैसे इन सब को संभालूंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरे 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे पास मेरे 70 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर किसी एक बच्चे को बीमार हो जाएंगे तो वो परेशान करने वाला चीज़ें थी। तो उस चीज़ को मैंने फिर धीरे धीरे अपने बच्चों को मैनेज किया, बच्चों को संभाला कि आपको ऐसे नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, घर में उनके साथ कुकिंग की। वहाँ जाके मैं जो भी कुक करती थी उनको कि आप भी खाओ, टेस्ट करो, साथ साथ उनको खेल में बताती थी कि आपको कैसे रहना है, कैसे करना है। मेरा मोटो सिर्फ ये था कि उनको स्वस्थ रखना है, मुझे उनको आगे बताना है, बीमारी के बारे में अवेयर करते रहना है। वो बहुत से लोग वहाँ परेशान हो गए कि हम अपने गांव जाएंगे, हम नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें फेस करते हुए उनको डेली जाके बोलते कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, आपको जो भी खाना पीना है, राशन पानी, वो सब मिलेगा, बट आप भगवान के दया से आप यहीं पे रहिए, आप और आपका परिवार इसी से स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा मैं जब घर में जाती थी तो बच्चे भी थे, तो बच्चों को पूरा टाइम, क्योंकि एज अ मैं हाउस वाइफ ही रही हूँ स्टार्टिंग से, तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बड़ा होते देखा। मैंने हर चीज़ वो एंजॉय की है जो एक माँ करती है अपने बच्चों के साथ में। तो बच्चे भी उसी इलाज में थे कि हाँ मम्मा ये कर रही है, बल्कि वो मुझे हेल्प करते थे। कोरोना में मेरे बच्चे मेरे को टाइम देते थे, क्योंकि वो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं है अपनी मम्मा के लिए। तो बच्चे वो मेरे लिए अवेलेबल थे कि चलो मम्मा अब आप बैठो, मैं आपको ये बना के खिला रहा हूँ, ये पिला रहा हूँ, आप हमारे साथ डांस कीजिए, ये कीजिए। तो वो चीज़ें इतनी अच्छी होती गई कि मज़ा आने लग गया। एक टाइम के बाद तो ये लगा कि लॉकडाउन खुलने वाला है, अरे बाबा 10 दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, तो सब बिजी हो जाएंगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही है। देखो चीज़ें तो सबके 2 पार्ट होते हैं, अच्छा और बुरा, पर ये भी अच्छा ही था कि चलो इस बहाने में अपनी फैमिली के करीब आए, मैं बच्चों के साथ, बच्चे मेरे साथ रहे, जो मैं लगता कि बच्चे मेरे पास बैठे, मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ शेयर करे, स्कूल लाइफ शेयर किए, मम्मा मैंने ऐसे किया, तो मेरे को भी याद आता अरे ऐसा हमारे साथ भी तो होता था, हम भी करते थे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी सी गई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। और हस्बैंड को भी पूरा टाइम मिला मेरे साथ बैठ के मेरी बकबक सुनने का। बिल्कुल, हम अक्सर यही होता है कि हम लोग समय दे ही नहीं पाते, दुनिया की भागदौड़ में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समय भी रहा ये परिवार के लिए। और आपने तो अपना परिवार इतना बड़ा बनाया है कि बच्चों को भी आप संभाल रहे हैं। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं इस समय में, इस मुश्किल समय में अपने आप को बचाए रखने की, तो किस तरह अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, इस बारे में हमें ज़रा बताएं। जी, इसके लिए मैंने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डाली, चाहे वो टिकटॉक था, चाहे वो फेसबुक थी। लोगों ने बेशक उसका कहा कि नहीं टिकटॉक इज़ चाइनीज़ है, बट मैं ये कहूँगी अगर कोई भी ऐप आपको कुछ भी एजुकेशन दे रहा है वो आप गलत नहीं है। तो चाहे वो उसके ज़रिए था, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई, उसमें भी पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का कैसे यूज़ करना है वो सब बताया। और रही बात घर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन का कैसे सिखाया, वो बच्चों को खेल खेल में और पर्सनल हाइजीन के बारे में बता के। एंड इम्यूनिटी के लिए मैं बात करूँगी, हमने जो विटामिन सी का भरपूर यूज़ किया, हमने तुलसी, ये जो घर में चीज़ें होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, तुलसी, गिलोय बेल, उनका वाटर, बॉयल वाटर ये पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना, और चाय पीना और काढ़ा बनाना। तो इन चीज़ों के साथ वो एक हैबिट बन गई और ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो गई, बच्चों की भी और हमारी भी। और वो रूटीन अभी भी चल रहा है हमारा। चल रहा है, बहुत खूब। बिल्कुल, हमारे दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप एक निश्चित दिनचर्या जो है वो उसके तहत आप चलें,
योग करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी अपनी इम्यूनिटी जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कोई भी बीमारी बहुत हमारे लिए बड़ी नहीं है। ये तब तक ही बड़ी है जब तक कि हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं जी है। जी एक और बात मैं मैम आपके साथ कहना चाहूँगी कि जब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम इससे फाइट नहीं कर सकते। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसे हमें एक कोल्ड होता है या हमें कोई बीमारी होती है तो हम ऑटोमेटिक उससे इम्यूनिटी की वजह से लड़ जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोरोना होगा भी तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें वो पॉजिटिव जो थॉट है वो अपने माइंड में रखना होगा कि वी आर स्ट्रांग और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे अगर कुछ होता भी है तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि शारीरिक तौर पे ही नहीं मानसिक तौर पे भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जगह ये चीज़ सामने भी आ रही है कि ये बीमारी मानसिक तौर पे ज़्यादा असर कर रही है ना कि शारीरिक तौर पे तो कर ही रही है। अगर हम बात करें उन छोटे बच्चों की जो आप संभालती हैं जिन्हें, और स्वास्थ्य को लेके, सफाई को लेके उन्हें समझाना, इस समय में उनकी इम्यूनिटी को बचाए रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो लोग प्रॉपर उतना जो एक इंसान को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए शारीरिक तौर पे ज़रूरत होती है वो उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं और न उन्हें आदत होती है साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन और इन सब चीज़ों की। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुश्किल तो बहुत था। मुश्किल तो स्टार्टिंग में जब मैं इस बीमारी के लिए उनको कहती थी तो बोलते कि हमें तो होएगी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होएगी? बोले कि बस हमें नहीं होएगी, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बीमारी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, बट वो देसी नुस्खे जो है वो उस चीज़ में माहिर होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि ये चीज़ खाने से, और मतलब कि हम तो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं पर वो बिल्कुल देसी चीज़ों में जाते हैं। उनको जड़ी बूटियों का पता होता है, वो उसका सेवन करते हैं। फिर भी मैं उनको बताया करती चाय काढ़ा पीना है, गगल्स करने हैं बार बार। आपको नमक के पानी के आप 2 या 3 बार गगल्स करिए, 3-4 बार चाय पीजिए तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप गर्म पानी पीजिए। तो ये सब चीज़ों से मेरे को समझाया करती थी और नो डाउट मैं जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ देख के अच्छा लगता है कि सब ओके है, सब बढ़िया है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर उनको समझाना, इवन हर छोटी छोटी बात को समझाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, क्योंकि वो जल्दी से उनको समझ नहीं आती भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही उम्दा आप दोनों काम कर रही हैं समाज में और वाकई सुदृढ़ महिलाओं का जो एक प्रारूप होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, वो आप दोनों निभा रही हैं बहुत अच्छे से। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी आज के इस कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों से भी बस यही कहना चाहूँगी कि कोई बीमारी, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है। ख़ासकर जो हमारी महिलाएं हैं घरों में रहकर अपने बच्चों को संभाल रही हैं और समाज में भी जो महिलाएं निकल रही हैं, आप सभी सराहनीय काम कर रही हैं। इसी तरह डटे रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए, तो कोई भी बड़ी बीमारी हो हम उससे ज़रूर जीत जाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप सब घर रहें, सुरक्षित रहें, मैं आपसे विदा लेती हूँ।